अब नेक्स्ट है हमारा आर्च एक्सपेंशन। तो आर्च एक्सपेंशन बेसिकली मैक्सिलरी आर्च के लिए यूज़ होती है कि कंस्ट्रक्टेड मैक्सिलरी आर्च हो तो हम उसको डिफरेंट अप्लाइंसेस रिमूवेबल या फिक्स्ड अप्लाइंसेस लगा के तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो जो एक्सपेंशन है ये बेसिकली 3 तरह की होती है। पहली सिंपल डेंटल एक्सपेंशन होती है, उसमें हम फोर्स लगाते हैं। फ़र्ज़ करें जो भी हमारी अप्लाइंस है वो मोलर्स और प्री मोलर्स से फ़र्ज़ करें उसको बैंड या बॉन्ड किया हुआ है, तो वो सारी फोर्स उन दांतों के ऊपर लगेगी और वो दांत जो है वो लेबियली टिल्ट हो जाएंगे सारे। तो एक इम्प्रेशन ऐसा मिलेगा कि जैसे आर्च पूरी एक्सपैंड हुई हुई है, लेकिन इटसेल्फ आर्च जो होगी वो उतनी ही रहेगी, वैसे दांत जो है वो बकली टिल्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिक या डेंटल एक्सपेंशन। फिर जो सेकंड टाइप की एक्सपेंशन है वो स्केलेटल है या ऑर्थोपीडिक एक्सपेंशन है। उसमें ये करते हैं कि जो अप्लायंस हम लगाते हैं वो जो मिड पैलेटल सूचर होता है, इंटरमैक्सिलरी सूचर, और जो पैलेटाइन सूचर होता है वो उसको सेपरेट करती है फोर्स लगा के, और वहाँ पे मतलब एडिशनल बोन फॉर्मेशन होती है। तो ये जो एक्सपेंशन की टाइप है इसमें आपका जो है जो चेंज आता है एक्सपेंशन में वो स्केलेटल चेंज होता है, यानी एक्चुअली विड्थ में स्केलेटली यानी आपकी जो मैक्सिला है वो वाइड हो जाता है। और थर्ड आपकी पैसिव एक्सपेंशन होती है। पैसिव एक्सपेंशन में सिंपल ये है कि आपकी जो इक्विलिब्रियम होता है कि बकल साइड से आपकी चीक्स प्रेशर लगा रही होती हैं और पैलेटल साइड से फॉर एग्जांपल टंग का प्रेशर होता है, तो आपने क्योंकि उसको बाहर की तरफ निकालना है तो आप ऐसी अप्लायंस देते हैं जो आपकी चीक्स का प्रेशर जो है वो बकल साइड के दांतों पे नहीं लगने देती, यानी उनको शील्ड कर लेगी, उसकी फ़ोर्स नहीं लगने देगी। तो जो पैलेटल साइड से फोर्स लग रही है वो ऑब्वियसली अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे आपके दांत जो हैं वो सारे, तो वो भी आपको जो है वो एक्सपेंशन करवा देगी, लेकिन वो भी सिंपल आपकी बकल टिल्टिंग की वजह से ही होगी। तो ये बेसिकली आपकी आइडिया है कि आर्च एक्सपेंशन क्या होती है। हाँ, तो फिर हमने ये किन केसेस में करनी होती है, यानी इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। तो इसकी इंडिकेशन सिंपल है, जिसमें आपका जो मैक्सिला है या मैक्सिलरी आर्च है वो कंस्ट्रक्टेड होगी, उसमें आपने ये करनी है। अब उसकी जो प्रेजेंटेशन है डिफरेंट है, वो क्रॉस बाइट्स में आपको शो हो सकती है कि आपका मैक्सिला कंस्ट्रक्टेड है तो पोस्टीरियरली आपकी क्रॉस बाइट है, क्योंकि मैंडिबल थोड़ा नॉर्मल ग्रो किया हुआ है, मैक्सिला कंस्ट्रक्टेड है, तो पोस्टीरियरली आपको जो है वो क्रॉस बाइट मिलेगी। तो उस केस में आपने यूज़ करना है। फिर ये सिंपल एज अ स्पेस गेन के लिए भी प्रोसीजर यूज़ हो सकता है, तो अगर आपकी माइल्ड क्राउडिंग है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है कि आपका पेशेंट ग्रोथ मॉडिफिकेशन का था, जिसमें आप मैंडिबल पे कोई फंक्शनल अप्लायंस लगा के मैंडिबल को आगे लेके आ रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि मैंडिबल को जब आप फॉरवर्ड लेके आते हैं तो जो मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल होता है, जहाँ पे मोलर्स पड़े होते हैं, वो थोड़ा सा वाइड होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर पार्ट। तो जब वो पार्ट आगे आके क्लूड करेगा मैक्सिला के साथ तो वो थोड़ा सा वाइड होता है, तो वहाँ पे क्रॉस बाइट डेवलप हो सकती है। यानी अगर आप ग्रोथ मॉडिफिकेशन से मैंडिबल को आगे ला रहे हैं तो उसका एक ड्रॉबैक है, साइड इफ़ेक्ट है कि उससे क्रॉस बाइट डेवलप हो जाती है। तो आपने जब भी ग्रोथ मॉडिफिकेशन करनी होती है तो उसके साथ आप मैक्सिला में एक एक्सपेंडर लगा देते हैं, यानी जो आर्च को एक्सपेंड करेगा, ताकि वो क्रॉस बाइट डेवलप ना हो। तो एक उसकी ये इंडिकेशन हो गई। फिर आपकी स्केलेटल क्लास 3 के जो केसेस होते हैं उसमें यूजुअली ये होता है कि मैक्सिला शॉर्ट होता है, छोटा होता है, तो उसमें आप एक्सपेंशन करवा सकते हैं। और फिर सर्जिकल केसेस आ जाते हैं। तो ये सारी उसकी इंडिकेशंस हैं। और इसमें एक और इंडिकेशन आपकी जो है वो मोलर्स की डिस्टलाइजेशन की है, कि यूजुअली हेड गियर लगा के हम जो मैक्सिलरी मोलर्स होते हैं उनको डिस्टलाइज करते हैं स्पेस गेन करने के लिए। तो उसमें भी वही सारा प्रॉब्लम आ जाती है जो ग्रोथ मॉडिफिकेशन में पड़ा था, कि जो अपर दांत पीछे जाके अब अक्लूड करेंगे वाइडर पार्ट ऑफ द मैंडिबल के साथ, तो उसकी वजह से वहाँ क्रॉस बाइट डेवलप हो सकती है। तो उसको जब आप डिस्टलाइज कर रहे हैं तो आर्च को एक्सपेंड भी करेंगे ताकि पोस्टीरियरली क्रॉस बाइट डेवलप ना हो। फिर हमारी आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन जो हम करते हैं। तो एक उसमें रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन होती है और एक स्लो मैक्सिलरी एक्सपेंशन होती है। जो रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन होती है वो आपकी यूजुअली ऑर्थोपीडिक होती है, यानी उसमें आप जो आपका मिड पैलेटल सूचर होता है उसको एक्सपेंड करवाते हैं और वहाँ पे बोन फॉर्मेशन होती है। जबकि दूसरी आपकी जो स्लो होती है मैक्सिलरी एक्सपेंशन, उसमें सिर्फ आपकी डेंटल टिपिंग होती है और सिर्फ डेंटल इफ़ेक्ट्स उसमें आते हैं। तो इसमें जो एनाटमी थोड़ी सी समझने वाली है, वो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैक्सिला किस तरह पड़ा होता है, उसके कौन से सूचर्स होते हैं और वो किस तरह बाकी बोन से कम्युनिकेट कर रहा होता है।
तो मैक्सिला जो है बेसिकली वो पोस्टीरियरली सारी क्रेनियल बोन से कम्युनिकेट कर रहा होता है, बेस ऑफ द स्कल से कर रहा होगा और पीछे स्फीनॉइड से वगैरह वगैरह, यानी सारे जो उसकी कनेक्शंस हैं वो पोस्टीरियरली और सुपीरियरली पड़े होते हैं, और एंटीरियरली और इन्फीरियरली वो फ्री होता है। और फिर उसमें आपके दो सूचर्स आ जाते हैं, एक तो आपका पैलेटल साइड पे सूचर होता है, वो पैलेटाइन सूचर है, और एक आपका जो दोनों मैक्सिला के सेंटर में, सेंटर ऑफ द फेस में सूचर होता है, वो आपका इंटरमैक्सिलरी सूचर है। इन दोनों को मिला के आप मिड पैलेटल सूचर कहते हैं। तो आपने जो बेसिकली अप्लायंस लगानी है उसने इसकी एक्सपेंशन इस तरह करनी है कि जो इंटरमैक्सिलरी सूचर है वो इन्फीरियरली फ्री होता है, सुपीरियरली वो पहले से मतलब बाइंड होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पोस्टीरियरली आपकी जो है सूचर, मैक्सिला सूचर से पोस्टीरियर जो बोन्स हैं उनसे कनेक्ट हुआ हुआ। तो एक तो वो सुपीरियरली क्लोज होगा, इन्फीरियरली ओपन होगा, और जो पैलेटाइन सूचर है वो एंटीरियरली ओपन होगा, पोस्टीरियरली क्लोज होगा, यानी ये ट्रायंगल शेप होती है दोनों की ही, जिसकी बेस जो होगी वो पैलेटाइन वाले सूचर में एंटीरियरली होगी, और जो इंटरमैक्सिलरी सूचर है उसमें इन्फीरियरली होगी। तो इनको आपने बेसिकली ओपन करना है, और जो भी आपकी रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन होगी वो इस सूचर के ऑसिफाई होने से पहले होगी। एक दफ़ा ये सूचर ऑसिफाई हो जाएगा उसके बाद आप रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके बाद बोन फ्यूज़ हो गई है, उसने दोबारा खुल के एक्सपैंड नहीं हो। तो इसकी जो ऑसिफिकेशन है ये 3rd डेकेड ऑफ लाइफ तक जाती है, लेकिन यूजुअली इसका अगर अच्छा इफेक्ट चाहिए हो तो ग्रोथ की एजेस में ही ये करवाते हैं। तो फिर जब हम रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन करवा लेते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसका जो आपके स्केलेटन पे इफेक्ट है वो ये है कि ऑब्वियसली जो आपका मिड पैलेटल सूचर है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे बेसिकली एक्सपेंशन हो जाएगी, और मैक्सिला जो है वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेट करेगा और ग्रो करेगा। ये आपकी स्केलेटल इफ़ेक्ट्स आएंगे। उसके बाद जो एक्सपेंशन है वो 10 मिलीमीटर्स तक आपकी हो सकती है। फिर आपका जो बोन पे इफ़ेक्ट है वो सिंपल ये है कि आपके टीथ पे जो आपने जहाँ पे एंकरेज दी हुई है, वो जब अप्लायंस देखेंगे तो आप समझ आ जाएगी, जिन दांतों से आपने एंकरेज ली हुई है उन पे ऑब्वियसली बकल फोर्स लग रही होगी, और बकल फोर्स वो डायरेक्ट बोन पे जाएगी, और बोन बेसिकली उसके रिएक्शन में बेंड होगी। और फिर आपके इंटीरियर मैक्सिलरी टीथ पर उसका इफेक्ट है, तो अब ऑब्वियसली वहाँ से आपकी जो बोन है वो एक्सपेंड कर रही है, दांत तो वहीं पे हैं, तो आपकी मिड लाइन स्पेसिंग आ जाएगी, यानी डायस्टीमा हो जाएगा, मिड लाइन डायस्टीमा। और ये एक बड़ा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट आप कह लें इंडिकेटर है कि आपकी एक्सपेंशन जो है वो हो रही है। यानी अगर आपका पेशेंट 1 विज़िट 2 विज़िट के बाद आता है और उसकी मिड लाइन डायस्टीमा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आर्च एक्सपेंशन सक्सेसफुल हो रही है। फिर आपके मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ पे इफेक्ट आ जाता है। एंटीरियर टीथ ऑब्वियसली स्पेसिंग उनमें हो रही है, और पोस्टीरियर टीथ पे क्योंकि बकली फोर्स लग रही है तो वो बकली टिल्ट हो गए होंगे या टिप हो गए होंगे, आप ऐसे कह रहे हैं, जिसको आप ऑब्वियसली वो भी कह सकते हैं कि आपकी ऑर्थोडोंटिक एक्सपेंशन हुई होगी। और साथ वो जो है वो किसी हद तक थोड़ा सा एक्सट्रूड हो जाएंगे जो मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ होंगे। अब ऑब्वियसली जब वो एक्सट्रूड होंगे तो मैंडिबुलर टीथ जो हैं वो उस मैंडिबल पोस्टीरियर टीथ जो है उनका बेसिकली अपर टीथ से कांटेक्ट जल्दी हो जाएगा, तो उसका मैंडिबल पे पूरा इफेक्ट ये आएगा कि मैंडिबल डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड सॉरी, रोटेट कर जाएगा। यानी अपर टीथ की एक्सट्रूजन, अपर पोस्टीरियर टीथ की एक्सट्रूजन का लोअर जो आर्च है उस पर ये इफेक्ट होगा कि वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेट कर जाएगी। फिर उसका नेज़ल कैविटी पर इफेक्ट आता है। नेज़ल कैविटी आपकी थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है, तो उसमें अगर आपको कोई पहले से ब्रीदिंग के इश्यूज़ हैं तो वो भी आपके 45 से 60% तक रिलीव हो जाते हैं, बुक ये कहती है। तो ये सिर्फ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपकी नेज़ल स्टेनोसिस है या ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन करवा के उसके सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। फिर आगे इसके लिए कौन सी अप्लायंस यूज़ की जाए, तो इसमें दो तरह की अप्लायंसेज हैं, एक रिमूवेबल अप्लायंस है, एक फिक्स्ड अप्लायंस है। जो रिमूवेबल अप्लायंस आपकी है उससे यूजुअली आपकी रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन नहीं होती, स्लो एक्सपेंशन होती है, और उसका डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सा होता है कि एक स्प्लिट एक्रिलिक प्लेट होती है। स्प्लिट एक्रिलिक प्लेट का बेसिकली मतलब है कि जो एक्रिलिक की प्लेट आपके लगनी है मैक्सिला में वो सिंगल प्लेट नहीं होगी, दो प्लेट्स होंगी, सेंटर में उनके स्क्रू लगाने की जगह होगी, वहाँ जहाँ पर आपका स्क्रू लग जाएगा जिसको आप एक्टिवेट करते जाएंगे और वो एक्सपैंड करवाएगा, यानी एक प्लेट को एक तरफ धक्का देगा, दूसरी प्लेट को दूसरी तरफ,
और उससे आपकी जो क्लैस्प लगे होंगे जिन दांतों पे फोर्स वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे उनको बकली टिल्ट करेगी और वो आपकी एक्सपेंशन होगी। तो यूजुअली इससे आपकी स्लो एक्सपेंशन होती है, रैपिड नहीं होती। और दूसरी आपकी फिक्स्ड अप्लायंसेज है। फिक्स्ड अप्लायंसेज में दो टाइप्स की अप्लायंसेज आ जाती हैं, एक टूथ बॉर्न है, एक टूथ टिश्यू बॉर्न है। दोनों में डिफरेंट सिंपल्स हैं, दोनों की दो दो एग्जांपल्स हैं। पहले हम देख लेते हैं टूथ टिश्यू बॉर्न। तो टूथ टिश्यू बॉर्न का बेसिकली मतलब है कि एक तो आपने दांतों के ऊपर बैंड लगाना है, और दांतों के ऊपर जो बैंड है वो आपका यूजुअली फर्स्ट प्री मोलर और मोलर पे लगता है। तो ये आपकी बेसिकली जो टूथ बैंडिंग है या बॉन्डिंग है आप वो कहेंगे। और फिर इस केस में आपकी एक्रिलिक की प्लेट भी होती है, स्प्लिट एक्रिलिक प्लेट होती है जो दोनों बैंड्स के साथ अटैच हो रही होती है ऑन ईच साइड, और सेंटर में इसकी स्क्रू लगा होता है जिस तरह रिमूवेबल अप्लायंस में लगा होता है। तो जो एक्रिलिक की प्लेट है वो आपको टिश्यू का सपोर्ट दे रही है, जो बैंड्स लगे हैं वो टूथ का सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये आपकी हो गई टूथ टिश्यू बॉर्न अप्लायंस। इसकी जो एग्जांपल है वो एक आपकी ड्रीशवाइलर है, उसमें सिंपल बैंड्स लगे होते हैं 1 और 4 और 6 पे, और उनके साथ उनको एक्रिलिक की प्लेट के साथ ज्वाइन करके सेंटर में आपका स्क्रू लगा होता है या एक्सपेंडर लगा होता है वैसे क्या। और दूसरी आपकी हैश टाइप है। हैश में ये है कि जो 4 और 6 पे बैंड लगा हुआ है उसको एक वायर के साथ आपने सोल्डर किया हुआ है आपस में, बकली भी और लिंगुअली भी, यानी पैलेटली भी। और वो जो सोल्डर वायर है वो आपकी बेसिकली एक्रिलिक की प्लेट के अंदर गई हुई है, और सेंटर में वही आपका एक्सपेंडर स्क्रू लगा हुआ है। फिर आपकी टूथ बॉर्न आ जाती है। अब टूथ बॉर्न में और टूथ टिश्यू बॉर्न में ये डिफरेंस है कि जो टूथ बॉर्न है उसके अंदर आपकी एक्रिलिक की प्लेट नहीं होगी, यानी उसमें सिर्फ आपने बेंडिंग करनी है 4 और 6 की, उनको आपस में मिला देना शोल्डर वायर से, बकली भी और पैलेटली भी, और सेंटर में आपका जो है वो स्क्रू आ जाएगा किसी एक किस्म का। तो इस अप्लायंस की कोई भी जो पार्ट है वो आपके टिश्यू को टच नहीं कर रही, कोई प्लेट नहीं है, ये सिर्फ आपके दांतों को टच करेगी और सेंटर में पैलेट के ऊपर ये हवा में रहेगी, किसी टिश्यू को टच नहीं करेगी। तो ये सिंपल टूथ बॉर्न अप्लायंस होगी। और इसके अंदर आपकी एग्जांपल आइजैक्सन है। उसमें यह है कि उसके सेंटर में आपका एक स्प्रिंग होता है, बेसिकली जिस तरह आपका ओपन कॉइल स्प्रिंग होता है उस तरह का होता है, थोड़ा सा कंप्रेस करके इसको लगा देते हैं तो वो जो है वो आपकी एक्सपेंशन करवाता रहता है। और दूसरा आपका हायरैक्स है। हायरैक्स में हायरैक्स एक्सपेंडर लगा होता है जिसकी जो एब्रीवेशन है वो है हाइजीनिक रैपिड एक्सपेंडर। तो इसको भी आपने इसकी की होती है जिससे आपने एक्टिवेट करना होता है। तो आप इसको इसकी एक्टिवेशन की वो होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ट्वाइस अ डे, 2 टर्न्स देने होते हैं 90 डिग्रीज़ के। वैसे वो डिफरेंट का डिफरेंट है, यूजुअली आपने ट्वाइस अ डे इसको एक्टिवेट करना होता है, तो ये आपकी एक्सपेंशन करवाता रहता है। फिर दूसरी आपकी है, ये बैंडेड हो गया, बॉन्डेड की भी एक एग्जांपल है, यानी आपने वाइट प्लेन दे देना है पोस्टीरियर दांतों के ऊपर जिसको आपने बॉन्ड कर देना है, जीएसी से भी हो सकता है वो। तो वो जो आपकी होगी वो बॉन्डेड अप्लायंस की एग्जांपल हो जाएगी। अब फिर ट्रीटमेंट एवेल्यूएशन है। तो एवेल्यूएशन अगर क्लिनिकली देखेंगे तो आपकी ऑब्वियसली मिडलैंड एस्टीमा बताता है कि आपकी एक्सपेंशन हो रही है या नहीं। अदरवाइज़ आपने रेडियोग्राफ्स लेने होते हैं, मैक्सिलरी एक्लूजल रेडियोग्राफ्स लेते हैं और पोस्टर एंटीरियर सेफ ले लेते हैं, तो उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाता है कि एक्सपेंशन हो रही है और कितनी हो रही है और सक्सेसफुल है या नहीं। फिर रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन की जो आपकी काउंटर इंडिकेशन है उसमें यह है कि अगर आपकी सिंगल टूथ की क्रॉस बाइट है, यानी एक दांत में कोई डिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ पे क्रॉस बाइट आती है, तो उसमें नहीं आप करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि अप्लायंस को आपने एक्टिवेट करना होता है। तो अगर आपका पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो वो काउंटर इंडिकेशन हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपका सूचर क्लोज हो गया हुआ है मिड पैलेटल तो वो आपकी एक्सपेंशन नहीं हो सकती, तो वो आपकी काउंटर इंडिकेशन है। और इस तरह की 2-3 और उसने एग्जांपल्स लिखी हैं, वो आप देख लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिर आपकी स्लो मैक्सिलरी एक्सपेंशन। तो जो स्लो मैक्सिलरी एक्सपेंशन है उसमें ये होता है कि उसमें जो मूवमेंट है वो आपकी 0.5 से 1 मिलीमीटर पर वीक होती है, जबकि जो रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन थी उसमें आपकी जो एक्सपेंशन है वो 0.2 से 0.5 मिलीमीटर पर डे होती है। इसी तरह इसमें जो फोर्स होती है वो 2 to 4 पाउंड्स होती है, जबकि जो रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन है उसमें 10 to 20 पाउंड्स फोर्स होती है। इसलिए वो ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है पेशेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू स्लो मैक्सिलरी एक्सपेंशन। तो रैपिड है वो 1 to 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है, जबकि जो स्लो एक्सपेंशन है उसमें महीने लग जाते हैं, 2 से 5 महीने लग जाते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो उसने टेबल में दिया हुआ है कि जो स्लो एक्सपेंशन है उसमें सिर्फ डेंटल एक्सपेंशन होती है, जबकि रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन में स्केलेटल एक्सपेंशन होती है। उसका रेट ऑफ एक्सपेंशन फास्ट होता है, टिश्यू रिएक्शन ट्रोमेटिक होता है, फोर्स ज़्यादा यूज़ होती है रैपिड वाली में।
उसमें बार बार एक्टिवेट करना होता है उसको, उसकी ड्यूरेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट है, ये सारे रैपिड के पॉइंट, इससे अपोजिट सारे आपके स्लो वाले आ जाएंगे। यूजुअली फिक्स्ड अप्लायंस से होता है जब तक आपका मिड पैलेटल सूचर क्लोज नहीं हुआ तब तक होता है, और उसमें रिलैप्स के चांस आता है। तो जो अप्लायंसेस आपकी स्लो एक्सपेंशन के लिए यूज़ होती हैं वो हमने जैसे पहले देखी हैं, रिमूवेबल अप्लायंस सिंपल, जिसमें आपका सेंटर में एक स्क्रू लगा होता है और आपने सिर्फ उसको मतलब है कि 6 और 4 के साथ आपने उसको लगा दिया है सिंपल रिमूवेबल अप्लायंस के साथ के तौर पे, तो वो आपकी, या सिर्फ 6 पे भी अगर आप एडम्स क्लास पे के लगा दें तो भी आपकी वो एक्सपेंशन करवा देगा। तो वो आपकी सिंपल जैक स्क्रू की एग्जांपल हो जाती है। उसका एडवांटेज ये है कि उसमें आप एडिशनल चीज़ें जी स्प्रिंग ऐड कर सकते हैं, लेबियल बो ऐड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली उसने पेशेंट पहनेगा तो होगा, तो पेशेंट की कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। फिर दूसरी एग्जांपल उसमें कॉफिन स्प्रिंग की आ जाती है। कॉफिन स्प्रिंग बेसिकली आपका यू शेप्ड का एक स्प्रिंग होता है जिसको आप कंप्रेस करके आप लगा देते हैं प्लेट के अंदर। अब वो अपनी ओरिजिनल शेप एक्सपैंड होना चाहता है, तो वो एक्सपेंशन की जो फोर्स लगाता है वो आपके दांतों पे जाती है और उसकी वजह से आपकी बकल टिपिंग हो जाती है, तो आपकी ऑर्थोडोंटिक एक्सपेंशन हो जाती है। फिर आपके क्वाड हेलिक्स है। क्वाड हेलिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वाड हेलिक्स में ये है कि 4 आपके लूप्स होते हैं, 2 एंटीरियर और 2 पोस्टीरियर, और ये जाके 6 के साथ आपके ना 6 के बैंड के साथ सोल्डर हुए होते हैं। अब होता ही है कि जो आपके इंटीरियरली 2 आपके हैं जो हीलिक्स कह लें आप, तो उनको जब आप ओपन करेंगे, आप प्लायर डाल के इनको ओपन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो ये सारी फोर्स जो है वो जाएगी 6 के ऊपर। यानी जो आपकी वायर जा रही है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब आप समझे एंटीरियर हेलिक्स से पोस्टीरियर हेलिक्स को जो वायर ज्वाइन कर रही है वो एक्सपैंड होगी इंटीरियर हेलिक्स ओपन करने से, और जब वो एक्सपैंड होगी तो उसकी सारी फोर्स आपकी लगेगी 6 के ऊपर। तो अगर आपने 6 वाले एरिया में एक्सपेंशन करवानी है तो ये वाले हीलिक्स को आप ओपन करते हैं, और जब आप नीचे वाला जो पोस्टीरियर हीलिक्स है उसको ओपन करेंगे तो उसने सारी फोर्स लगानी है जो वायर आपकी जा रही है शोल्डर होके बैंड से इंटीरियरली। अगर आप गौर से पिक्चर देखें तो एक जो पोस्टीरियर हीलिक्स से वायर जा रही है बैंड के ऊपर, वो इंटीरियरली आपके किनाइन तक जा रही है। तो जब आप पोस्टीरियर हीलिक्स को ओपन करेंगे तो ये सारे एरिया पे फोर्स लगेगी, तो इससे आपने बेसिकली 3, 4, 5 की एक्सपेंशन करवा दी। ये उसकी सिंपल सी एक है कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज ये है कि फ़िक्स भी हो सकता है और रिमूवेबल भी हो सकता है, तो बल्कि नहीं, ये फ़िक्स अप्लायंस होती है, इसलिए इसमें पेशेंट कोऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ये उसका एडवांटेज है बेसिकली। अब फिर ये है कि आप अगर एक मतलब स्लो एक्सपेंशन करवाना चाह रहे हैं फिक्स्ड अप्लायंस के साथ, तो उसमें आपकी सबसे पहले जो एग्जांपल आ जाती है वो है कि आर्च वायर से करवा लें। फॉर एग्जांपल जितनी आपकी विड्थ की आर्च की विड्थ है, आप उससे वाइड वायर लेके तो ब्रैकेट्स के अंदर लगा दें, तो वो ऑब्वियसली बाहर की तरफ आना चाहेगी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, तो आपके दांतों को टिप करवाएगी और थोड़ी सी एक्सपेंशन हो जाएगी। इसी तरह क्वाड हेलिक्स है और ऑक्सिलरी आर्चेस है। और लास्ट आपकी जो चीज़ है वो नाइटा एक्सपेंडर्स है। नाइटा एक्सपेंडर्स में सिर्फ आपने उसकी आइडिया समझना है कि वो होता क्या है। तो वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर आपकी एक शेप की बनी हुई ये वायर होती है नाइटा, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं जिस तरह की उसने लगाई हुई है। जब इसको ओरल कैविटी के अंदर डालते हैं तो ओरल कैविटी का ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, आप कह लें, जिस ख़ास टेम्परेचर पे इसको बनाया गया होता है। बल्कि ये उल्टा हो गया, जो ओरल कैविटी का टेम्परेचर होता है वो इससे ज़्यादा होता है जिस पर इसको बनाया गया होता है। तो जब वो हायर टेम्परेचर में जाती है तो एक्टिवेट हो जाती हैं और अपनी प्री डिटर्मिनेंट शेप में जाना चाहती हैं। तो प्री डिटर्मिनेंट शेप हमने उसकी इस तरह दी होती है, डिज़ाइन की होती है, जो एक्सपेंशन करवाएगी। यानी अगर ये तस्वीर आप देखें तो जब पेशेंट इसको पहनेगा तो हीट से जब ये एक्टिवेट होगी तो ये एक्सपैंड करेगी, यानी उसकी प्री डिटर्मिनेंट शेप हमने इस तरह की रखी होगी कि ये थोड़ी सी एक्सपैंड करेगी, और उससे आपने जो ये वायर आपने 6 पे भी बैंड की हुई है, साथ शोल्डर की हुई है और आगे तक जा रही है, तो ये सारी एरिया को ये एक्सपेंशन की फोर्स लगेगी और ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स थी स्लो मैक्सिलरी एक्सपेंशन करवाने की अप्लायंसेस की।